फ्रेंड्स, मेरा नाम कल्लोल चक्रवर्ती है और मैं काफ़ी सालों से इंग्लिश कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो इंग्लिश में आता है लोगों को, कि लोगों को ये नहीं समझ में आता किसके बाद क्या आएगा। तो रीज़न क्या होता है इसका, कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो आज का टॉपिक है मेरा वो है फंक्शनल ग्रामर। तो फंक्शनल ग्रामर का बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर मतलब आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके अलावा टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशन, और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा वोकैबुलरी, जो हम लोग मिस आउट करते हैं। देखिए, हम एक चार गाड़ी के चार पहिए हैं, तो चारों में से चारों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फंक्शनल ग्रामर क्या है, मैं आज आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका रीडिंग पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्या इंपॉर्टेंस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे फंक्शन करता हूं, मैं इसमें स्मॉल स्मॉल आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने एक वर्ड है फ्रूट, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फ्रूट। फ्रूट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो देखिए, ऐसे अगर एक शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे कोई भी पूछे तो वो बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है। अब मान लीजिए मैंने इसके आगे लिखा एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल इज अ फ्रूट, फुल स्टॉप। अब यहां पर जैसे मैंने लिखा, ये फ्रूट हो गया आपका कॉमन नाउन, ठीक है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आज मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं कि कैसे कैसे ये फंक्शन करता है। दूसरा, अगर मैं आपको लिखूं कि फ्रूट refers to apple, orange, lemon, etc. इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे आज मेरे साथ, मेरे मान लो सपोज मेरे फ्रेंड अमित ने मुझे फोन किया और उसने मुझे, कल्लोल आप क्या कर रहे हो, तो मैं उससे बोलूं मैं फ्रूट खा रहा हूं। क्या वो समझ पाएगा कि कौन सा फ्रूट खा रहा हूं, एप्पल खा रहा हूं, ऑरेंज खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, मैंगो खा रहा हूं, नहीं पता लगेगा। दैट मीन्स यहां जो फ्रूट है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इस चीज का हम बता ही नहीं सकते हैं। जब फ्रूट का मतलब एप्पल भी हो सकता है, फ्रूट का मतलब ऑरेंज भी हो सकता है, फ्रूट का मतलब आपका मैंगो भी हो सकता है, गुआवा भी हो सकता है। दैट मीन्स देयर फ्रूट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार मेरे सेंटेंस में कॉमन नाउन हो गया, एक बार ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपसे बोले कि सम डिश इज मेड ऑफ फ्रूट, एग्जाम्पल कोई भी एक डिश ले लीजिए दैट इज मेड ऑफ फ्रूट। अब जैसे ही मैंने कहा मेड ऑफ फ्रूट, तो यहां पर जो फ्रूट है वो एक रॉ मटेरियल जैसे यूज हो रहा है। नाउ फ्रूट इज अ मटेरियल नाउन। तो मजे एक बात आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रामर। हम रूल्स बेस्ड चीजों को जैसे हम पढ़ते हैं बचपन से, तो एग्जामिनर जो होता है उसको पता होता है कि हमने कैसे पढ़ाई किया है, हमने क्या है रोट लर्निंग मेथड से पढ़ाई किया है। इसीलिए जब हम आगे पढ़ने जाते हैं तो हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने, आपको आज मैं बिल्कुल यही अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज मैंने लिखा एक सेंटेंस, आई सॉ अ डांस, आई सॉ अ डांस। मैंने ये सेंटेंस आपके सामने लिख के छोड़ दिया। अब एक सिंपल सी बात है, कोई किसी से पूछे क्या सेंटेंस सही है, बोलेगा बिल्कुल सही है। बट बेसिकली देखिए, डांस का कोई भी फॉर्म या उसका चित्र नहीं होता। तो क्या इसका मतलब क्या, डांस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसका कोई भी आकार नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमको बिल्कुल सिंपल चीजें समझना है। अगर जिसका कोई आकार ही नहीं है, क्या हम उसको गिन सकते हैं? तो देखिए, जैसे ही आपने किसी चीज के आगे आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब है हम उसको गिनना चालू कर देते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हम कह रहे हैं तो उसके साथ आर्टिकल जैसे ही लगाया, इसका मतलब वो कॉमन नाउन हो गया। तो ये सेंटेंस यहां गलत हो गया। तो ये सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, I saw dance. Now this is the beauty. Now for example, आपसे पूछें कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन होता है anyone, और कॉमन नाउन मतलब everyone. फॉर एग्जाम्पल, एक सड़क का कुत्ता है। अब मान लो वो कुत्ता बाहर है, उसके पापा ने उसका नाम नहीं रखा बेचारे का, तो उस कुत्ते को सब क्या बोलेंगे, ए कुत्ता, ए कुत्ता, ए कुत्ता। और दूसरी बार अगर उसी कुत्ते को किसी ने घर में पाल लिया और उस कुत्ते का नाम रख दिया टॉमी, तो देखिए बिहेवियर चेंज कर गया।
वही कुत्ता जो डॉग है वही कॉमन नाउन था, अभी वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। सो दिस इज फंक्शनल ग्रामर। आप आज समझ रहे हैं इस चीज को। तो फंक्शनल ग्रामर में क्या है कि सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से चीजें चेंज करती है। ये नहीं है कि इसके साथ ये आता है, ये रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है। कुछ जगह पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, पर हर जगह पे इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, अगर आपको डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कैसे आपके सामने, मान लीजिए एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं, ही इज द फादर ऑफ मी। मैंने एक बार लिखा और मैंने एक सेंटेंस नीचे लिखा, ही इज फादर ऑफ मी। मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिख दिए। अब किसी से भी पूछिए ये दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है, तो जनरली आदमी बोलेगा नेक्स्ट वाला सेंटेंस सही है, ही इज फादर ऑफ मी, ही इज द फादर ऑफ मी नहीं होगा। क्यों? देखिए यहां पर आंसर नहीं है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको पीछे का रीजन नहीं मालूम है कि ये सही है कि गलत है, इसका मतलब आपने तुक्का मारा है। और ये जानते ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आपके प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बेसिक्स क्लियर हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपका नाम सपोज अमित है, तो आप कभी कहते हो माय नेम इज द अमित, माय नेम इज अमित, कहते हो? नहीं, क्योंकि जब तक आप बॉय थे तब तक आप उसके आगे, बॉय के आगे हमने एक आर्टिकल लगाया। कॉमन नाउन का मतलब जिसकी कोई पहचान नहीं, इसलिए ग्रामेरियन कहता है जिसकी बेचारे की कोई पहचान नहीं, तो उसके साथ हमेशा आपको ए एंड द इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। बट अगर जिसको पहचान मिल गया उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि कोई भी प्रॉपर नाउन, अगर मैं अपने आगे आर्टिकल द, ए एन ही यूज करता हूं, माय नेम इज कल्लोल चक्रवर्ती मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं माय नेम इज द कल्लोल चक्रवर्ती। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखिए फादर है, फादर के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो फादर है यहां पर, ये कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि प्रॉपर नाउन, अगर मैं प्रॉपर नाउन हूं, जब तक मेरे पापा ने मेरा नाम नहीं दिया था तब तक मैं कॉमन था, जब मेरा नाम दे दिया तो मैं प्रॉपर हो गया। तो कहने का मतलब है अब जो है, जैसे ही मैं प्रॉपर हो गया मेरे साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर जैसे ही फादर के आगे आर्टिकल है ए एंड द, इसका मतलब ये फादर जो है ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और यहां देखिए फादर, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है, यहां पर फादर क्या है, प्रॉपर नाउन है। आप देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल देखने में है, पर इंपॉर्टेंस क्या है अब खुद सोचिए। क्या आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर वो कॉमन हो सकते हैं आपके लिए? जैसे ही आपने किसी को कहा कॉमन, इसका मतलब उसके बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं है। आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर हमेशा वो आपके लिए प्रॉपर होंगे। इसीलिए जो नेक्स्ट, जो दूसरा वाला सेंटेंस है, ही इज फादर ऑफ मी, ये सेंटेंस सही है और ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। देखिए ये बेसिक प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन ये नहीं कि सही है कि गलत है, पर इसकी डेप्थ अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो कैसे फिर इसको सॉल्व करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं कहता हूं फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं कहता हूं मैं अपने घर में फर्नीचर लाया हूं, क्या आप समझ सकते हैं कि मैं फर्नीचर मतलब क्या है? फर्नीचर मतलब सोफा भी हो सकता है, फर्नीचर मतलब चेयर भी हो सकता है, फर्नीचर मतलब टेबल भी हो सकता है। तो देखिए एक बार क्या हुआ, 2 आदमी थे, एक बेचारा बहुत, मतलब एक बहुत घमंडी आदमी और बहुत पैसे वाला आदमी, और जो दूसरा था वो बेचारा बहुत गरीब था। तो घमंडी आदमी जिसके पास बहुत पैसा, उसने जाकर अमीर गरीब बेचारे लड़के से बोला, ए सुनो इधर। बोले क्या है? बोले जानते हो मेरे पास आज मैंने टेबल लाया हूं डेनमार्क से, मैं आज चेयर लाया हूं स्विट्जरलैंड से, मैं आज सोफा सेट लाया हूं अमेरिका से, जानते हो कितने सारे सेट्स लाया हूं, तुम्हारे पास क्या है? तो गरीब लड़का कहता है जानते हो मेरे पास क्या है? क्या? मेरे पास फर्नीचर है। फर्नीचर मतलब क्या हुआ? फर्नीचर का मतलब एक चेयर भी हो सकता है, फर्नीचर का मतलब 100 चेयर भी हो सकता है, फर्नीचर का मतलब 50 चेयर 50 टेबल भी हो सकता है, बिकॉज फर्नीचर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखिए मजे की बात आपने देखा, इसीलिए हम याद क्या करते हैं कि फर्नीचर्स नहीं होता। बाबू अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कह रहे हो कोई चीज को, जो चीज है ही नहीं, उसका प्लूरल फॉर्म कैसे करोगे आप? तो दिस इज व्हाट इज फंक्शनल ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे फंक्शनल ग्रामर काम करता है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई आदमी कहता है यार ये बहुत जिद्दी इंसान है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? यार बड़ा स्टबन आदमी है। अच्छा स्टबन है, इसके अलावा क्या हो सकता है? ऑब्ड्यूरेट है, ऑब्स्टिनेट है। अच्छा हाँ जी, तो अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे वोकैबुलरी में, तो सोचिए कि आपके
क्या इंपैक्ट पड़ता है सोसाइटी में। देखिए इवन अगर वोकैबुलरी को याद करना है, जैसे मैंने कहा पिग हेडेड है, पिग हेडेड इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट। अगर मैं ये कहता हूं आपसे तो ये सब सिनोनिम्स हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, सिनोनिम्स का मतलब ये नहीं है कि मीनिंग सेम होता है। सिनोनिम का मतलब है कि उसका पर्यायवाची है, बट जरूरी नहीं कि सेम मीनिंग हो, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है यार ये बहुत दिलदार आदमी है, तो हम क्या कहेंगे, बेनोवोलेंट आदमी है, म्यूनिफिसेंट है, मैग्नानिमस है, ठीक है, जेनरस है। तो वोकैबुलरी भी जो चीज है ना, अगर आप उस चीज को अच्छे से सेंटेंस को रोजमर्रा उसके अंदर अगर आप यूज करें, केवल ग्रामर करने से नहीं होगा। देखिए आपका 1/4 मार्क्स में भी 20-25 लड़के आ जाते हैं, तो आप समझना हर चीज की आपके पास वैल्यू है। जैसे ईडियम याद करना फॉर एग्जांपल, अब मान लो आज पूरा 12 बजा है दिन का और पूरा धूप खिला हुआ है और उसमें आपने देखा बहुत तेज पानी बरस रहा है, तो इसको क्या कहते हैं जानते हैं? इसको ईडियम में कहते हैं द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ। पर इसको याद कैसे करना है? तो आपने सुना होगा कि बचपन में हमारे दादा दादी हम लोग को एक कहानी सुनाते थे। कौन सी कहानी सुनाते थे? कहते हैं भूत और भूतनी की शादी। भूत और भूतनी की शादी। तो भूत और भूतनी की शादी में क्या होता था बेसिकली कि ऊपर धूप खिला हुआ है और नीचे आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नीचे जो है और बहुत तेज पानी बरस रहा है। तो इसी को इडियम में कहते हैं द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ। उसी तरीके से जैसे मान लो एक इडियम है हॉब्सन चॉइस। अब अगर इसको आपको याद करना है, अगर इसको हॉब्सन चॉइस ये होता, हॉब्सन चॉइस ये होता, हॉब्सन चॉइस ये होता, तो आप इसको भूल जाएंगे। कैसे याद करना है? तो एक बार क्या हुआ, एक राजा था, वो उसके पास बहुत सारे घोड़े थे, बहुत अमीर था। एक दिन अचानक क्या हो गया कि वो बेचारा राजा, उसके पास सारी चीजें चली गई। तो एक दिन क्या हुआ आया और बोला भाई मेरे पास अब 40 घोड़े बचे हैं और इनको खाना खिलाने के लिए भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इनको बेचना ही पड़ेगा। तो उसने सोचा अगर मैं 40 घोड़े रख देता हूं तो लोग आएंगे जो सबसे अच्छा घोड़ा है उसको खरीदेंगे, तो बाकी सारे जो घोड़े हैं उनको कोई खरीदेगा नहीं। तो उसने कहा क्या करेंगे? तो उसने कहा एक काम करता हूं, जो सबसे कमजोर घोड़ा है उसी को मैं अस्तबल पे रखता हूं, जो आएगा बोलूंगा यही है। अब मान लो कस्टमर आए, उन्होंने कहा घोड़ा चाहिए, बोला साहब ये घोड़ा है। अच्छा ये घोड़ा है और बताओ, बोला और नहीं है, लेना है लो, यही एक घोड़ा है। तो कहने का मतलब है अगर मान लो आप प्राइवेट सर्विस में चले जाते हो तो देखिए कई बार आप जब आपको वो आपसे कहते हैं कि आज आपको ये काम करना है, ये काम करना है, करो वरना जाओ भाई यहां से। तो बेसिकली क्या है कि जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई शर्ट पैंट की दुकान में गए, उन्होंने कहा यहां पर कोई बार्गेनिंग नहीं है, उसको कहते हैं हॉब्सन चॉइस। तो देखिए किस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं इस चीजों को? तो अगर आप इन चीजों को, छोटी छोटी बातों को अगर आप समझ सकें तो इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी के मुंह से शराब की बदबू आ रही है, किसी के मुंह से सिगरेट की बदबू आ रही है। अब इसको इंग्लिश में बोलना चाहे कितनी कठिन चीज है, पर अगर आपके पास वोकैबुलरी है तो आप क्या कहते हैं? हिज ब्रीथ रीक्ड ऑफ बैड स्मेल, या सॉरी रीक्ड ऑफ टोबैको, रीक्ड ऑफ वाइन। बात समझ रहे हैं? देखिए एक सेंटेंस हो गया, आपने कितनी अच्छी तरीके से अपने वोकैबुलरी को यूज किया इसके अंदर। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस कहता हूं, कितनी मुश्किल है कि गांधी जी क्रिश्चियन तो नहीं थे बट वो क्रिश्चियनिटी के सारे रूल्स को फॉलो करते थे। अब ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाए कितना मुश्किल है, बट बेसिकली जानते क्या है ये? फिर मैं आपको बोल रहा हूं ये कॉमन नाउन के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप बोलेंगे गांधी वॉज नॉट अ क्रिश्चियन, नॉट अ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के आगे आर्टिकल ए एंड द जैसे ही लगाया तो बेसिकली ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। मतलब वो बाय रिलीजन तो नहीं थे बट क्रिश्चियन, बट मैंने बस उसके बाद क्या कहा? बट क्रिश्चियन। जैसे मैं यहां सेंटेंस लिख देता हूं, गांधी वॉज नॉट अ क्रिश्चियन बट क्रिश्चियन। मैंने क्या लिखा आपको? बट क्रिश्चियन। देख रहे हैं? अब यहां पर क्रिश्चियन के आगे कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब है क्रिश्चियनिटी जो होता है बेसिकली उसमें क्या आता है कि नॉन वायलेंस। तो वो क्रिश्चियन बाय रिलीजन तो नहीं थे बट वो क्रिश्चियनिटी की जो चीजें हैं नॉन वायलेंस उसको प्रमोट करते थे। तो देखिए अगर आपको ये सारी चीजों के बारे में पता है तो आप इस सेंटेंस को कैसे यूज कर सकते हो, और यही बेसिकली फंक्शनल ग्रामर है। अभी मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन की 2 बातें कर देता हूं क्योंकि एक इंट्रो क्लास है तो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूं, 5-6 पॉइंट्स होते हैं पर मैं 5-6 पॉइंट्स में नहीं जाऊंगा। आपको क्या चीज देखना है जानते हैं?
एक 4 से 5 पैराग्राफ आता है, ठीक है। अब हो सकता है कई बार पैराग्राफ डिफिकल्ट आ जाए, क्वेश्चंस आसान आ जाए, कई बार पैराग्राफ आसान आता है, कई बार क्वेश्चंस डिफिकल्ट आता है। तो आप देखना जनरली लोग क्या कहते हैं, भैया पहले क्वेश्चन करो फिर पैराग्राफ करो, ठीक है। या अगर ऐसे ही बात करते हैं, इट डजंट मेक सेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं, हर पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, हर पैराग्राफ का आपको उसको अंडरलाइन करना है, उसमें से कीवर्ड निकालना है। एक काम, ये काम ने आपने जैसे ही कर लिया, इसके बाद आपको क्वेश्चंस पे चले जाना है। जैसे ही आप क्वेश्चंस में जाएंगे तो क्वेश्चंस के अंदर कुछ आपको वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उनको ख्याल रखना पड़ेगा। कौन सा है? जैसे मैंने कहा व्हाट, मैंने कहा व्हेन, मैंने कहा हाउ, और एक है वेयर। बस ये जो 4 शब्द है, इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो 60% जो क्वेश्चंस है पैराग्राफ का, ये इसी के ऊपर बेस्ड होता है। और ये क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से सिर्फ इतना करके आप निकाल सकते हो। बाकी अगर पूछे टाइटल तो उसके लिए आपको अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका अगर 60% क्वेश्चंस आपने यहां पर एक्यूरेसी कर लिया है, तो क्या होता है कि आप एक मेंटल फ्रेम, आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाते हैं। और आपका क्या है, आपको लगता है कि नहीं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको बहुत आराम से कर लूंगा, क्योंकि कंपटीशन में आपके पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा हर चीज का आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होना, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए। तो मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया, मैंने आपको वोकैब के बारे में बताया कि कैसे पढ़ना है इस चीजों को, और मैंने आपको फंक्शनल ग्रामर के बारे में बताया कि व्हाट इज बेसिकली फंक्शनल ग्रामर। अगर अभी भी आपको कुछ 2-4 चीजें मैं बताता हूं, इनिशियली हमेशा याद रखिएगा, जब अगर आपको इंग्लिश में कमेंट बनाना है, तो इंग्लिश में जानते हैं इनिशियल लेवल पे आपको दिक्कत करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपका जो इनिशियल क्लास है उसके ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जितना डिस्कशंस करेंगे, उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी सोच बढ़ती जाएगी। तो फिर क्या है, बाद में अपने आप बाकी सारी चीजें आप अपने आप कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, एवरीथिंग एज ए सेंस। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ही, एक सेंटेंस है, मैं कहता हूं ही किल्ड मी। मैंने क्या कहा? ही किल्ड मी। और एक बार मैंने सिंगल लिखा कि राम किल्ड अमित, ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा, राम किल्ड अमित और ही किल्ड मी, 2 सेंटेंस। अब दोनों में से कौन सा सही है? ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस सही है, पर ही किल्ड मी अगर उसने मुझे मार दिया तो मैं आपके सामने पढ़ा कैसे रहा हूं? तो लॉजिकली द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रामेटिकली के अलावा आपको लॉजिकली भी सेंटेंस को पता होना चाहिए। जितनी बार भी आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं, देखिए अच्छे लोग, अच्छे बच्चे हर जगह पे उनकी संख्या कम होती है। और अच्छे बच्चे से, और आप अच्छे बच्चे कैसे बन सकते हैं? आपके अंदर जिज्ञासा भाव होना चाहिए, ठीक है ना, इंटरेस्ट होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, कि ये क्या होता है, ऐसे कैसे होता है सर, ऐसे कैसे। जितने अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, टीचर और मोटिवेट होता है और इंस्पायर्ड होता है। उसी तरीके से क्या है, वो अपने लेवल्स को और बढ़ाता चला जाता है। तो ये क्या होता है, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट। तो देखिए सेंटेंस में मैंने आपको आज का टॉपिक बताया था फंक्शनल ग्रामर। मेरा आज का सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि आपको एक ओवरव्यू देना कि फंक्शनल ग्रामर होता क्या है, इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रेपोजिशंस के कुछ एग्जांपल देता हूं। मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, लोग कहते हैं प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है। देखिए मैं किसी को नेगेट नहीं करता हूं, कुछ जगह पे हो सकता है वो सही हो, जिसको हम कहते हैं कोलोकेशंस। एसएससी में कोलोकेशंस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान रखिएगा, वो होते हैं फिक्स्ड। बट यहां पर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल, एक वर्ब में लिखा सफर्ड। मैंने लिखा सफर्ड, मैंने लिखा रीता सफर्ड फॉर बीइंग लेजी। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने दोबारा लिखा रीता suffered from मलेरिया, ठीक है। और मैंने फिर एक सैंपल सेंटेंस लिखा, रीता suffered a huge loss। अब देख रहे हैं वर्ब सफर्ड है, पर एक बार सफर के साथ प्रीपोजिशन क्या आ गया? फॉर। एक बार सफर के साथ प्रीपोजिशन क्या आ गया? फ्रॉम। और एक बार सफर क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यही मजे की बात है कि आप इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट वाइज चलता है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रामर। आप बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, मैं कह सकता हूं द
द ब्रेव मैन डाइड फॉर हिज कंट्री, द ब्रेव मैन डाइड विथ प्राइड, द ब्रेव मैन डाइड बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। आप देखिए प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है, बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों को, इवन आर्टिकल के क्वेश्चंस हैं, आर्टिकल के क्वेश्चंस तब तक आपके अच्छे से नहीं लगेंगे, इसके साथ ये, इसके साथ ये, हम इस तरह पढ़ते हैं। आर्टिकल के क्वेश्चन तब तक नहीं आएंगे जब तक आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इसकी अंडरस्टैंडिंग डीप में आपको नहीं है, तब तक इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज जो हमारा था, एक आपको ब्रीफ इंट्रो देना था कि फंक्शनल ग्रामर होता क्या है। इसके अंदर मैंने आपको फंक्शनल ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस बताया, मैंने प्रीपोजिशन कैसे यूज हो रहा है देखिए अलग अलग बताया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन का भी एग्जांपल दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी एग्जांपल दिया, ठीक है, मटेरियल नाउन भी बता दिया आपको, दैट सम डिश इज मेड ऑफ फ्रूट, अब रॉ मटेरियल हो गया वहाँ पर, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा, कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि हेयर हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता, ये गलत है। एग्जामिनर को मालूम रहता है कि ये आदमी ने ये याद करके आए हैं, पर देखिए यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देयर आर 2 hairs इन द टी। देखिए मैं हर चीज के बारे में बात कर रहा हूं, यहां मैंने 2 hairs लिखा और टी लिखा, इन लिखा, इनके बाद टी के आगे आर्टिकल दा लगा दिया। टी के आगे आर्टिकल दा क्यों लगाया? क्योंकि ये जो टी है ना, ये कोई नॉर्मल टी नहीं है। नॉर्मल टी के अंदर कभी बाल गिरते हैं क्या? नहीं होता ना, तो ये स्पेशल टी है, इसलिए टी के आगे आर्टिकल दा लगा दिया। और यहां पर मैं यहां जो बाल है, ठीक है ना, उसको हम यहां किस लिए काउंट कर रहे हैं कि उसका बिहेवियर ऐसा कॉमन नाउन हो गया है। 2 बाल तो हम गिन सकते हैं ना, तो 2 hairs हो गया। तो सेंटेंस ये वाला क्या है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है इसके अंदर, तो आप देख रहे हैं। तो आपको मैंने बेसिक चीजें बताया कि जब तक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में कमांड नहीं होगा, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब तक टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस में जाएंगे तो यू विल स्ट्रगल। हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। जितना फाउंडेशन डेप्थ में, इन डेप्थ में चीज़ें पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता रहेगा, सामने वाला आदमी आपसे डरेगा, विश्वास मानिए वो डरेगा आपसे, ठीक है। होपफुली यू एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।